हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के इंपोर्टेड क्वेश्चंस। फर्स्ट यूनिट चल रही थी अपनी। आगे भी उन्हीं के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज भी। लास्ट लेक्चर आप सभी ने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो उस क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स ऐप पर हैं वो डाउट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, निर्देश तंत्र। ये देखो, पहले तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर देख कर आए, क्योंकि उनमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी। तो आज जो भी उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्टली सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पढ़ते हैं, हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 इक्वेशन बताई थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन रूपांतरण के लिए। वो चारों इक्वेशन याद रखना। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। देखो, इससे ज्यादातर चांस रहेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, कि जितने कंसेप्ट हैं उनसे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा। इससे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों के बनने की संभावना है। तो इस चैप्टर को उसी फॉर्म में पढ़ना। नेक्स्ट अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे इन तीनों के मिक्सचर मिल रहे हैं, मतलब यही 3 टॉपिक्स है मेजर अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेमडा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्हाट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट लेमडा एल्टीट्यूड, लेमडा लेटीट्यूड। देखो, अर्थ स्फेरिकल फॉर्म में मान के चलते हैं, गोलाकार आकृति में। अब बीच में क्या होता है? इक्वेटर। मतलब यहाँ एकदम सेंटर में जो लाइन होती है वो कहाँ पर होती है? इसे ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा बोला जाता है। इतना पता होगा आप सभी को। यहाँ ये जो लाइन गुजर रही है इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे साउथ पोल बोलते हैं। तो लेटीट्यूड अक्षांश का मतलब है कि यहाँ से ओरिजिन से हमने कितना एंगल मूव किया है, इसे लेमडा लेटीट्यूड बोला जाता है, लेमडा अक्षांश बोला जाता है। ये एंगल इक्वेटर के लिए 0 होगा और पोल के लिए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया था कि हर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेम नहीं होता है। जनरली हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी मान के चलते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान समान नहीं होता है। तो उसका फॉर्मूला कैसे आता है? हर लेमडा एल्टीट्यूड के लिए उसको जी लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। आगे कोस लेमडा इंटू साइन लेमडा का भी कंपोनेंट आता था, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करके फाइनल इस इक्वेशन के ऊपर पहुंचते थे। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्टली आपको याद रख लेनी है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी में एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, जी लेमडा इज इक्वल टू जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब जो भी वैल्यूज आपको गिवन हो उनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओमेगा के देखो, रेडियस अर्थ के लिए कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को काम में ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द चेंज इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट 60 डिग्री लेटीट्यूड। आपको किसकी वैल्यू गिवन है? फॉर्मूला तो देखो यही काम में आना है अपने। इस बार हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी है, लेमडा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू सबको पता होगी भी इतनी, तो 1/2 पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब या तो हम जी लेमडा माइनस जी नोट पूछ ले, या जी नोट माइनस जी लेमडा निकाल लें। दोनों बातें सेम ही है क्या? क्यों? क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा, हमसे ओनली चेंज पूछा गया। तो चेंज इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक बार साइन नेगेटिव आ जाएगा बस बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर ओनली चेंज पूछा गया, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके लिए सेपरेट केस है, वो और देख लेते हैं एक बार सोल्व करने के बाद। ओमेगा की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है? 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली आर की वैल्यू अभी हमने नोट की कितनी थी? 6400 किलोमीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं? 64 इंटू 10⁵ मीटर। सबको किस में लेकर चलना आपको जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो? एसआई यूनिट्स में, एसआई मात्रक में लेकर चलना सारी वैल्यूज को। अब ओमेगा की वैल्यू अगर कोई भूल जाए तो भी इसको बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश मत करना। ओमेगा की वैल्यू और भी निकाल सकते हो ना तुम। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2π/t। अर्थ के लिए टाइम पीरियड आवर्तकाल समय कितना होता है? 2π/24 आवर्स होता है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 3.14।
तो यहाँ से भी वैल्यू निकालोगे यही आ रही होगी। एग्जैक्टली बात करें तो ये 7.29 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड की फॉर्म में आती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्या यूज में लोगे, ऑलवेज 7.3 इंटू 10⁻⁵। तो भूल जाओ इस मेथड से निकाल लेना। अरे ये थोड़ी भूल जाओगे कि टाइम पीरियड अर्थ के लिए 24 घंटे होता है, तो ये वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हो। अब क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है बस। जी नोट माइनस जी लेमडा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ऐसा पुट कर सकते हैं अपन। अरे इसको इधर लेकर जी लेमडा उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर इधर आ जाएगा। यहाँ से यही इसी की तो वैल्यू पूछी गई हमसे, ओमेगा स्क्वायर आर 7.3 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर इंटू आर मतलब 64 गुना 10 की घात 5 इंटू कोस स्क्वायर लेमडा। कोस स्क्वायर लेमडा, कोस लेमडा 1/2 था, कोस स्क्वायर लेमडा कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कर लेना भाई, ये वैल्यू आ रही होगी 0.0084 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन है क्या अभी इसमें? आपसे क्या पूछा गया था, चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के अंदर अंतर पूछा गया था, यही दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या? ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू मानते हैं जी नोट, मतलब इसी को हम किसके इक्वल मान के चलते हैं, तो जी की वैल्यू आप डायरेक्टली काम में लेते हो ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यही होता है। तो इन दोनों के अंदर चेंज पूछा गया था, अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए, घूर्णन गति रुक जाए, तो जी नोट की वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी, 0.0084 से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया इसका मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा है और ये कम है, तो जी नोट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 0.0084 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, तो इससे रिलेटेड ये भाई इंपॉर्टेंट है, मोशन रिलेटिव टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष जो गति है, वो सेकंड चैप्टर का पार्ट है अपनी फर्स्ट यूनिट में, और इससे रिलेटेड सारे सवाल बनते रहते हैं बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में। ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, जी लेमडा, वही सेम क्वेश्चन आ गया अभी, जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। कहां पर पूछा गया है, पोल्स के ऊपर, ध्रुव पर। अभी डायग्राम बनाया था हमने, पोल की बात की जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से जी लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, जी नोट, और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, जी। अगर वैल्यू पूछता कितनी लिख देते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम भी यहीं पर होगा क्या, अरे अधिकतम मान यहीं पर होगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होनी है। देखो ओमेगा स्क्वायर आर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे ओमेगा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्या किसी की भी त्रिज्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती। अरे डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। कोस स्क्वायर लेमडा, ये भी स्क्वायर कर रहे हैं, कोस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से 1 तक। लेकिन अगर कोस स्क्वायर लेमडा की बात की जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी +1। एक भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो बढ़ता है क्या, अरे किसी भी धनात्मक संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो उसका मान बढ़ता है, ये गलतफहमी होती है भाई। 0 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कम होगी, तो कभी भी ये मत मान लेना कि कोस स्क्वायर लेमडा 1 से ज्यादा आ सकता है। अरे 0 से 1 के बीच, जैसे 0.2 का स्क्वायर करोगे ये कितना आएगा 0.04, इससे कम आया है ना। तो सारी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर उनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। 0 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है उनका स्क्वायर करने पर वो वैल्यूज कम होने लग जाती है इसकी बजाय। तो यहाँ तो डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, जी। ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम होता है पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, अरे इनमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी, देखो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स पोर्शन है, 11th क्लास में भी आपके इससे जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस भी किए हुए होते हैं, लेकिन हम पढ़ते कहाँ भी 11th क्लास में। लेकिन इससे सारे क्वेश्चंस सोल्व करते जाना, आप साथ साथ समझ में आने लग जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे ये कंजर्वेचर नहीं है भाई, कंजर्वेटिव है, ऑपरेटर साहब ने कंजर्वेचर लिख रखा है इसको। संरक्षी बल का उदाहरण कौन सा है, देखना जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं ना, सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल। अब ये केंद्रीय बल क्या होते हैं भाई, पढ़ेंगे वैसे तो आगे वाले चैप्टर्स में। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो सेंटर की तरफ लग रहे होते हैं, मतलब ये कुछ
ये फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे 1/r की पावर n के। जैसे जब भी गुरुत्वीय बल की बात की जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिजिकल टू Gm1m2/r²। ये क्या है, एक टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। कूलाम फोर्स क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल, K(q1q2)/r²। तो सारे इसी फॉर्मेट में है क्या, F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r की पावर n के। तो ये भी 1/r² के प्रोपोर्शनल, ये भी 1/r² के प्रोपोर्शनल। ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। अब इस देखो भी, फर्स्ट ग्रेविटेशनल, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों ही होंगे भी। अगर अब आपको स्प्रिंग फोर्स नहीं भी पता है तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज ही आना चाहिए था। लेकिन अब से याद रख लेना स्प्रिंग फोर्स, वैसे तो हम आगे वाले चैप्टर में ऑसिलेशन देखेंगे, उसमें भी इसकी बात करेंगे। तो ये सारे ही फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। और कंजर्वेटिव के बारे में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो वो सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, उनसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब असंरक्षी बल कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव। पहला है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल की तो अभी बात की हमने, कैसे होते हैं वो, कंजर्वेटिव होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन और टेंशन, ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं अभी, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। घर्षण बल और तनाव बल दोनों ही किसके उदाहरण है, असंरक्षी बल के। देखो मैं एक टेबल बनवा देता हूँ भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में, जिसने नहीं बनाई थी, संरक्षी और असंरक्षी में क्या अंतर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं, जैसे डायग्राम की हेल्प से समझा भी था वैसे तो हमने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो डब्ल्यू ए से मतलब अगर बात की जाए ए से बी जाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू ए बी पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं इस फर्स्ट पाथ से गया, इस सेकंड पाथ से गया, ये मान लीजिए कोई थर्ड पाथ था, तो सब में अगर वर्क डन डब्ल्यू ए बी इक्वल आ रहा है, तो वो सारे फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव। मतलब ये पथ पर निर्भर न करे कौन किया गया कार्य, तो वो बल कौन सा लग रहा है, अरे कार्य किसके कारण होगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बिना बल के कार्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो वो फोर्स जिनमें वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन से हो जाएंगे, जिनमें नॉट इक्वल हो। दूसरा एक स्टेटमेंट और होता है इसी का, सारे स्टेटमेंट याद रखने, क्लोज लूप में कोई भी वर्क डन है वो कितना आना चाहिए, 0। तो यहां से डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तीन स्टेटमेंट होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा वर्क डन को और किस हेल्प से बताया जाता है, डेल्टा के से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह भी किसको व्यक्त करता है, कार्य को। ये भी कितना आना चाहिए, 0। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी के लिए ये तीनों स्टेटमेंट उल्टे हो जाएंगे भी। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू ए बी नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू 0, ये तो डब्ल्यू किसके इक्वल, डेल्टा के इक्वल, और ये 0 के इक्वल नहीं होगा, किसके लिए, असंरक्षी बल के लिए। तो ये तीनों डिफरेंशिएशन है, ये तीनों याद रखना, इनसे सवाल पक्का बनना भी एक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के डिफरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोरियोलिस बल के लिए कौन सा कथन सत्य है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, एक टाइप ऑफ सूडो फोर्स है, सद्म बल है, आभासी बल है। आभासी बल की बात की थी हमने लास्ट क्लास में। सूडो फोर्स कौन से होते हैं, जो एक्चुअली बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमें फील होते हैं कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो कोरियोलिस बल भी किसका उदाहरण होता है, फिक्सिशियस फोर्स का। इसके अलावा लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट भी देखा था हमने कई बार। देखो मोशन ऑफ रॉकेट है ना, जो रॉकेट की गति है, उसे भी किसमें कंसिडर कर लिया जाता है, सूडो फोर्स में। लेकिन जब तक आपके पास कंपल्सन नहीं होगी, इसको टिक करना ही पड़ेगा, तब तक उसको अवॉइड करना भी। मोशन ऑफ रॉकेट भी क्या है, एक एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स या सन बल का उदाहरण है। यहां देखना भी, कोरियोलिस फोर्स के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सबसे पहले कोरियोलिस एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर निकाली थी हमने। यहां से अगर फोर्स निकाला जाए, फोर्स तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा। अरे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, एब्सेंट एट इक्वेटर, वो मध्य रेखा पर अनुपस्थित होते हैं। इक्वेटर के ऊपर थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना हो गया, 0। कंप्लीट वैल्यू कितनी हो गई, 0। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कार से
कॉजेज है भाई, ये कॉजेज इरोजन ऑफ रिवर बैंक, जो नदियों, चलो दो चीजें बता देता हूं मैं, दो एप्लीकेशंस बता रहा हूं, याद रखना कोरियोलिस फोर्स की। एक तो जो भी साइक्लोन फॉर्म होते हैं ना, साइक्लोन चक्रवात जो भी बनते हैं वो किसका कारण होता है, कोरियोलिस बल का। अर्थ के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होता है, कोरियोलिस फोर्स का। तो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाती है कोरियोलिस बल की, वो एक तो साइक्लोन होती है, दूसरा ये जो अभी स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, इरोजन ऑन रिवर बैंक्स, जो नदी के किनारे होते हैं उनके ऊपर कटाव देखने को मिलता है, वो भी किसके कारण देखने को मिलता है, कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स किसके कारण होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण, अपनी एक्सिस के ऊपर घूर्णन करती है पृथ्वी, उसके कारण ये दोनों इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक ट्रेड विंड और होता है, ट्रेड विंड किसको बोलते हैं पता है? पहले के टाइम में जो शिप्स वगैरह होती थी वो समुद्र के रास्ते से जाया करती थी, तो ट्रेड सारा शिप्स के थ्रू होता था, और वहां इंजन तो हुआ नहीं करते थे, तो किसके हेल्प से जाती थी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह, विंड्स की हेल्प से, तो उन्हें क्या बोल देते थे, ट्रेड विंड बोल देते थे। वो भी किसका कारण होता है, कोरियोलिस फोर्स का। तो एप्लीकेशन में पूछ लिया जाए साइक्लोन, और लिख लेना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के। और जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चन के बारे में, इनको नोट करते जाओ भी नोटबुक में साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दिए गए घूर्णित निर्देश तंत्र में पी बिंदु के लिए एक क्या दी गई है आपको, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सभी इंपॉर्टेंट है क्या सर? अरे इंपॉर्टेंट है तभी तो ये क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पर, तो सारे इंपॉर्टेंट है भी, इसी फॉर्म में पढ़ना इनको। ये एक एस फ्रेम है, एक स्टेशनरी फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूर्णित निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे और क्या स्पेसिफाइड होना चाहिए, इनका ओरिजिन पॉइंट सेम है भी, देख के पता चल रहा आपको, इसी फॉर्म में है क्या, इसे फ्रेम, इस फ्रेम को क्या नाम दे देते हैं, एस डैश, दिया हुआ ये डायग्राम में भी। ये एक्सिस हो गई, यहाँ ये एंगल कितना होता है, ओमेगा टी, इसकी वैल्यू गिवन है क्या आपको, 30 डिग्री। आपको क्या दिया गया है, एक बिंदु P दिया गया है, P पॉइंट दिया है, और आपसे किसकी वैल्यू बताई गई है, आर वेक्टर की। आर वेक्टर कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, और आपसे पूछा क्या गया है, आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा। कैसे निकालोगे भी, देखो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं यहाँ नोट करवा रहा हूँ। पहली चीज तो पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे निकालते हैं अभी, स्थिति सदिश है, ये पोजीशन वेक्टर्स है। स्थिति सदिश कहाँ से निकाले जाते हैं, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु इनकी संपाती है क्या, दोनों की संपाती है भी, तो यही आर वेक्टर है और यही आर डैश वेक्टर है, सेम है क्या दोनों। अरे ये रोटेट कितना ही रोटेट कर जाए चाहे, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। तो यहाँ याद रखना दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। और याद रख लेना वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है भाई, इसी से हम कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू निकाला करते थे, याद हो तो। सिमिलर वे में ए डैश वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक्सेलरेशन के लिए, त्वरण के लिए रूपांतरण आता है। फोर्स के लिए निकालना हो तो क्या कर दो, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाता है, एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस, इसे क्या बोलते हैं हम, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन था, कोरियोलिस त्वरण है, इससे मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही एक्सीलरेशन, दोनों ही त्वरण क्या होते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां से ये फोर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फिर भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशंस आपको ढंग से याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पोजीशन, कुछ निकालने की जरूरत थी क्या आपको, कुछ नहीं निकालना था भाई, ये वैल्यू गिवन थी। ये 30 डिग्री किस लिए दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कोई रोल नहीं है भाई 30 डिग्री का। यहाँ से देखना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही मैग्नीट्यूड किसका आएगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस तो निकालनी आती है ना दो पॉइंट्स के बीच में, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 10th क्लास से निकालते हुए आ रहे हो भी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 लिख दो भाई, स्क्वायर तो प्लस ही आना है, कितना आ जाएगा 9, 16, 25 और अंडर रूट 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, और ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
यहीं से कोरियोलिस फोर्स आता है, यहीं से सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आते हैं, यहीं से वेग के लिए रूपांतरण आता है। तो गुणित निर्देश तंत्र, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। गलत नहीं होना चाहिए अभी इनसे अगर कोई सवाल आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संरक्षी बल F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, अब किस में आ गए हम? ऑप्शन में क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है, संरक्षी बल दिया गया है, F किसके वेक्टर इक्वल है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, यही वैल्यू है क्या? और आपको क्या कहा है? संरक्षी बल है। कंजर्वेटिव फोर्स दिमाग में आती है, दो चीजें दिमाग में हमेशा आनी चाहिए। फर्स्ट तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता को ही क्या बोलते हैं हम? संरक्षी बल। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल जो आएगा, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, और कर्ल निकाला कैसे जाता है? डेल क्रॉस एफ। डेल की वैल्यू आपको बताई गई है, डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे के की वैल्यू पूछी गई है, क्या कर दो इसका? डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल कर देते हैं। अभी क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आता है ना, मैट्रिक्स की हेल्प से करते हैं। यहाँ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, डेल क्रॉस, तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। यहाँ कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर जे कैप के साथ कितना है? के एक्स, के कैप के साथ कितना है? जीरो। यहाँ क्या किया जाए? मैं डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है सबको। ये टर्म देखो आई कैप, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये तो जीरो हो गई कंप्लीट टर्म। जेड के रेस्पेक्ट में के एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आंशिक अवकलन बहुत आसान चीज है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है आपको? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लो। तो जब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सारी चीजें कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो। तो आई कैप के साथ तो कुछ आई नहीं भी, जीरो आई कैप। जे कैप के साथ क्या आएगा? वैसे तो माइनस लिखते हैं, माइनस में जे कैप, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे भी, तो यहां से ये जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर और वापस जेड के साथ करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? जीरो। अब तो माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। के कैप के साथ कितना आ रहा है? इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये कितना बनेगा? प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू के एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा? अभी ये तो जीरो ही हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। टोटल जीरो के इक्वल आना चाहिए। अब के एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, के एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? के, ये टर्म्स भी जीरो, ये भी जीरो, टोटल के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। अगर के जीरो होगा तभी ये क्या बनेगा? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर भाई बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल सारे सोल्व कर लोगे आप। याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी यहाँ पर जो हमने देखी है? कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी बताई थी, वो टेबल बनवाई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन वो लिखना नहीं है। देखो वर्क डन के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। डीडब्ल्यू को क्या लिखा जा सकता है? एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। है क्या ऑप्शन के अंदर? है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे क्या पूछी गई है? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या ये वर्क और एनर्जी में रिलेशन को बता रहा है क्या? अरे वर्क और फोर्स में रिलेशन को बता रहा है। तो वर्क एनर्जी, सेकंड ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। देखो अगर वर्क के फॉर्मूला पूछे जाए तब तो दोनों ही सही है, लेकिन आपसे पूछी क्या गई है? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय पूछा गया है। तो वर्क क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, डायरेक्टली याद रख लेना भी। तो ये आसान आसान चीजें भी, इनमें आप डीडब्ल्यू एफ डी एस देखते ही टिक मत मार देना, इनमें ऐसे क्वेश्चन आए इनमें। नेक्स्ट है एक निर्देश तंत्र, ये फर्स्ट चैप्टर में आ गए भी। अब एक निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष 20 मीटर पर सेकंड से गतिशील है। चलिए भाई, एक निर्देश तंत्र है एस, इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा निर्देश तंत्र है, कुछ भी बोल देते हैं भी, हमें नाम नहीं पता, चलो हमने बोल दिया एस प्राइम है। ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। क्या आपको ये कहा कहीं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ? नहीं कहा गया। अगर वेग नियत है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्रेम कैसी होती है? इनर्शियल, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। एक चीज ध्यान देना रे,
अगर मैं इस 20 मीटर पर सेकंड की जगह अगर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता तो क्या होता? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको व्यक्त करेगा? त्वरण को, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन है मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, त्वरित निर्देश तंत्र, इसका मतलब नॉन इनर्शियल। तो अगर ऐसा होता तो आंसर क्या आना चाहिए था? नॉन इनर्शियल। लेकिन हमें ओनली कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों में ध्यान रख लेना भाई, 20 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिन रात का अंतर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोटेटिंग, अरे ये तो भाई ये भी सवाल बताना पड़ेगा क्या? क्या होती है? नॉन इनर्शियल होती हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं जो भी घूर्णित निर्देश तंत्र होते हैं। अभी देखो इनर्शियल कौन सी होती है वो याद रख लो, जो न्यूटन लॉ को फॉलो करे, न्यूटन के नियमों का पालन करे। दूसरा जिनके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तीसरा जिनका एक्सेलरेशन जीरो हो, वो सारी इनर्शियल है। उनके अलावा जो बच गई वो क्या है? नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय। मतलब जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, जिनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। इसीलिए नॉन इनर्शियल का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं उन्हें, त्वरित निर्देश तंत्र भी बोला जाता है भाई। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी किसका एग्जांपल है? नॉन इनर्शियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। तो इनमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल में कंफ्यूज मत रहना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब मान्य होता है? गैलीलियन रूपांतरण, लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत बात कर ली थी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जब आप जो निर्देश तंत्र का अध्ययन कर रहे हो उसका वेग प्रकाश के वेग से काफी कम हो तभी मान्य होता है। अगर इससे तुलनात्मक हो तो क्या किया जाए? तब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लोरेंज रूपांतरण आता है। हमारे सिलेबस में है नहीं भाई अभी, तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। वहाँ टाइम डायलेशन देखने को मिलती है हमें, कालवर्ती। हम ये मान के चलते हैं ना कि टाइम तो सबके लिए सेम ही होगा, सेम नहीं होता भाई। हम ये भी मान के चलते हैं कि इसकी लेंथ 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी, नहीं रहती है। किसके अकॉर्डिंग नहीं रहती है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी भी 1905 में, काफी फेमस है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अंदर पढ़ा जाता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जब भी स्पीड कम हो तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण मान्य होता है। मतलब मोर जनरल नहीं है रे। आगे जाके हम बोलते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण गलत है, लेकिन गलत बोलना सही नहीं है, मोर जनरल नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल के अंतर्गत डायरेक्टली याद रख लेना रेक्टिलिनियर होता है, सरल रेखीय होता है। जिन स्टूडेंट ने कंटिन्यूअस क्लास लिए उनके लिए हमने प्रूफ भी किया था इसका, लेकिन अब प्रूफ इंपोर्टेंट रहा नहीं है, डायरेक्टली याद रख लेना। रेक्टिलिनियर होता है, सरल रेखीय गति होती है। किसके अंतर्गत? जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके अंतर्गत। कण की गति कैसी होती है? सरल रेखीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियन रूपांतरण में, अब भाई देखो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में, वो लास्ट क्लास देख लो एक बार पहले से जाकर। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। पोजिशन चेंज होती है भाई? होती है बिल्कुल। डी डैश वेक्टर इज इक्वल टू डी, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है। एक्सीलरेशन ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर चेंज नहीं होता है। यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू यू माइनस वी, वेलोसिटी चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। कौन चेंज नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन। और ये तो आप पता भी लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे? इसका डिफरेंशिएशन कर दें क्या? अरे एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। एक्सीलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt। इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किया जाए तो क्या आएगा? डी यू डैश बाई dt इज इक्वल टू डी यू बाई dt माइनस dv बाई dt। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण के लिए होता है वो फ्रेम जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब v कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये वैल्यू जीरो हो गई। ये क्या बन गया? ए डैश वेक्टर। ये क्या बन गया? ए वेक्टर। यही बात आ गई क्या? प्रूफ किया था भी हमने सबका, लेकिन मत याद रखना भी, प्रूफ कोई जरूरत नहीं है, बस ये सारी इक्वेशंस याद रख लेना आप। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? इसी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डैश किसके इक्वल आ जाता है? एफ के इक्वल। दो बार रिवाइज करवा दी हम ये सारी चीजें। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे पूरे चांस है कि 3 से 4 सवाल बन सकते हैं आपके, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट है गिवन दैट, फोर्स की वैल्यू दी हुई है आपको, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप
प्लस 2y जे केप, यही वैल्यू गिवन है आपको। आपसे पूछा गया ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। वैसे तो देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे अभी, बहुत सेकंड एंड थर्ड भी ऑप्शन में गिवन है ना। कंजर्वेटिव संरक्षी बल कौन से होंगे, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, अभी तो बात की थी हमने, कर्ल किसके इक्वल हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो वो क्या है, संरक्षी बल। अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव, साफ सी बात है। अभी इसका कर्ल निकाल लो कितना आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं, आई केप जे केप और के केप, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर 2y और यहाँ 0, इसको सोल्व करो भाई, 0 के इक्वल आ रहा है क्या, देखना आई क्या लॉन्ग किया जाए, ये दोनों कितने हो गए 0, जेड के रेस्पेक्ट में 2y को करेंगे 0 आ जाएगा, जे के लिए क्या जाए, ये तो अपने आप 0 हो गया, जेड के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर 0 आ गया, के केप क्या लॉन्ग करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में 2y को डिफरेंशिएट किया 0, y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को किया कितना आ गया 0, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 0। इसको सोल्व करके देख लेना, बाकी मैंने बता दिया अभी। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया अभी, सही आंसर क्या आया, ए। तो इस फॉर्मूला के काफी एप्लीकेशंस हैं, उनसे सवाल सबसे बनते ही रहते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, स्थितिज ऊर्जा का फलन क्या होगा, वही भैया अब ग्रेडियंट काम में आ जाएगा यहाँ पर। अरे अब हमें पता तो चली गया है संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यू को क्या लिख सकते हो, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंटीग्रेट कर दो भी, इसका समाकलन कर दिया जाए, डी आर को इधर लेकर चले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। एफ की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, कितनी थी, u इज इक्वल टू माइनस एफ को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आई के प्लस 2y जे के, डी आर को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के केप, यही बात आ जाएगी क्या भाई। अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको सभी को, क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2y dy, या फिर माइनस साइन को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है आपको, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, y का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा ऑप्शन अभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ अगर ऑप्शन में कांस्टेंट और लिखा हुआ था तो वो ऑप्शन ज्यादा सही था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल में साथ में कांस्टेंट टर्म भी आती है ना, तो लेकिन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, सी करेक्ट है। यू किसके इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, देख लेना अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम, पॉइंट दिए गए हैं भी आपको, पार्टिकल को कहां से कहां तक डिस्प्लेस करना है, 0,1,2 से लेकर 0,2,7। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है रे, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, टोटल वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, कुल किया गया है कार्य ही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो टोटल वर्क डन ये आया है हमारे पास, इसके अंदर अगर ये दोनों लिमिट्स पुट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा, जो पूछा गया हमसे। अरे ये अभी मैंने बताया इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसको एक फिक्स लिमिट तक इंटीग्रेट कर दें तो वर्क डन ही आएगा, कुल किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर कार्य पूछा गया है और लिमिट दी गई है तो उस लिमिट को यहाँ पुट कर दो, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा से हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, करना चाहो तो कर सकते थे, वापस वही मेथड आता, लिमिट पुट कर देना 0,1 0,1,2 0,2,7 पुट करोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो इस लिमिट में से उस लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, x0, तो ये टर्म तो कितनी होगी, कंप्लीट ही 0 आएगी दोनों में। 7 y का कोई कंपोनेंट है नहीं अपने पास, z का नहीं है सॉरी, y के कंपोनेंट दो तो वाई स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, वर्क डन 3 यूनिट्स, 3 यूनिट आ जाएगा। यूनिट लगाना जरूरी होता भी, अगर जूल में लिखा हुआ तो जूल ऑप्शन टिक कर देते आप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना अभी,
ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड थे एक दूसरे से, इसी फंक्शन की हेल्प से सोल्व करना था तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है अभी? फोकोल्ट पेंडुलम। फोकोलोला किसकी व्याख्या करता है? देखो फोकोल्ट पेंडुलम से एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांस है। फोकोल्ट पेंडुलम के बारे में याद रखना, ये कैसा पेंडुलम होता है, इसमें एक स्ट्रिंग होती है जिससे मास सस्पेंड किया जाता है। मास अप्रोक्सीमेटली 30 kg का होता है, स्ट्रिंग की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर होती है। जनरली इसको कई बार 67 मीटर और इसको 29 kg लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज याद रख लेना। किसकी वेरिफिकेशन करता है ये? अर्थ के रोटेशन की। और इसके लिए टाइम पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखते हैं हम, 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा, क्योंकि यहाँ इस ओमेगा ये कंपोनेंट्स लेते हैं अभी, ओमेगा साइन लेमडा और ओमेगा कोस लेमडा। तो ओमेगा साइन कोस लेमडा इफेक्टिव नहीं होता, प्रूफ पढ़ा था हमने। जिन्होंने प्रूफ नहीं पढ़ा वो डायरेक्टली याद रख लेना, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा। 2 पाई बाई ओमेगा और कितना होता है 24, तो इसको क्या लिख सकते हैं 24 बाई साइन लेमडा इंटू आवर्स। अरे अर्थ के लिए जनरली टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स, साइन लेमडा पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। साइन 90 पोल पर कितना होता है एंगल 90 डिग्री, लेमडा 90 डिग्री होता है। तो पोल्स के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 24 आवर्स। इक्वेटर पे कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये दोनों ही टर्म्स याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल किसमें पूछा गया है? विभव कूप क्षेत्र में यूएक्स और अक्स के बीच में कर्व, यूएक्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कर्व में कितनी आती थी? हाफ के अक्स स्क्वायर। यहां से फोर्स निकालते थे, कितना आता था माइनस के एक्स। तो याद रख ही सकते हो फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट लेना है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन बाहर आएगा, अक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, एफ किसके इक्वल आ गया माइनस के एक्स। जिन्होंने सारे चैप्टर पढ़े उनको याद होगा ये इक्वेशन, देखी जानी पहचानी लग रही है क्या? ऑसिलेशन दोलन का समीकरण है ये। तो यहाँ से एफ माइनस के एक्स के इक्वल होता है, ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ इक्वेशन किसके बीच में पूछी गई आपसे? अक्स व यू अक्स। ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। पैराबोला का समीकरण होता है क्या? ये परवलय का समीकरण होता है। कंप्लीट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? डी। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। किसके बीच में कर्व प्लॉट किया जाए, किसके बीच में वक्र बना रहे हैं? यूएक्स और अक्स के बीच में। एफ और अक्स के बीच में बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में। तो ये सारी चीजें याद रख लेना भाई। पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। ये फिर से किसका क्वेश्चन है? द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछी गई है, स्थायी संतुलन की अवस्था पूछी गई है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी आएगी? चलो पहले कर्व बना लेते हैं अभी। फोर्स और एफ और एक्स के बीच में कर्व गिवन है, कुछ इस फॉर्म में ही है क्या? ए बी और सी। अब आपसे देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछता, संतुलन अवस्था पूछता, तब तो कौन सा आंसर होता? ए एंड सी। दोनों ही क्या है? संतुलन अवस्थाएं हैं। संतुलन अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोला जाता है? जहां पर फोर्स जीरो हो। देखो कर्व मैं वो बना के ही बता देता हूँ आपको, हम किस फॉर्म में बनाया करते थे उस कर्व को। हम हमेशा पोटेंशियल वेल को किसकी हेल्प से स्टडी करते थे? पोटेंशियल एनर्जी और मतलब हम यू अक्स और अक्स के बीच में कर्व बनाया करते थे। यहाँ एग्जामिनर ने क्या किया, एफ एक्स और अक्स में कर्व बना दिया आपको। अब कई बच्चे सोचेंगे बी स्टेबल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ इसकी स्लोप कितनी होती थी, ढाल कितना है यहाँ पर इस वक्र का? 0। यहाँ पर भी इसका स्लोप 0, यहाँ पर भी इसका स्लोप 0। तो ये सारे क्या हुआ करते थे वहां पर? संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढाल 0 और ढाल ही किसको प्रदर्शित करता है? फोर्स को। यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है फोर्स कहाँ पर 0 है, ए और सी के ऊपर फोर्स 0 है, और जहां बल शून्य होता है वही कौन सी स्थिति है? संतुलन की स्थिति। अब इसमें भी हम दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश करते थे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल हुआ करता था, ये अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब यहाँ से पार्टिकल को थोड़ा सा फोर्स दिया जाए तो वापस इस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। मतलब यहाँ से फोर्स दिया जाए तो इधर चला जाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, इधर आते ही इस डायरेक्शन के अंदर आ जाता था। मतलब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए खास बात क्या थी? यहाँ स्लोप कैसी? पॉजिटिव। देखो एफ को मैं लिख ही देता हूँ, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यही होता था क्या फोर्स? और डी वाई बाई डी एक्स ही क्या होती है? स्लोप। तो यहाँ से एफ को क्या लिख सकते थे? माइनस एम। तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव, फोर्स कैसा? नेगेटिव।
मतलब स्टेबल पॉइंट के जस्ट बाद में फोर्स किधर जाना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऋणात्मक दिशा में। अब यहाँ ऐसा लग रहा होगा पॉजिटिव जा रहा है, जो फोर्स पॉजिटिव नहीं जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव जा रही है, स्लोप धनात्मक जा रही है, लेकिन फोर्स किसके इक्वल होता है, माइनस एम के, स्लोप से उल्टा चलेगा फोर्स, तो यहाँ फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थायी संतुलन है, उनके जस्ट बाद में फोर्स किधर जा रहा है, माइनस एम की तरफ, मतलब नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है। यहाँ देख लो भी, यहाँ भी जीरो हुआ है, यहाँ भी जीरो हुआ है, लेकिन यहाँ के बाद फोर्स बढ़ रहा है और यहाँ के बाद फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आ जाए, स्थायी संतुलन आ गया क्वेश्चन में, ऑप्शन आंसर क्या आना है, सी पॉइंट आना है। मैंने सी आंसर नहीं बताया अभी, हाँ चलो सी पॉइंट है भी कितने नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। कंफ्यूज मत होना भाई इन चीजों के अंदर, ए और सी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ लेना इसको। बाकी पोटेंशियल कर्व की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, उससे और देख लेना। ये देखो भाई, इफ वी कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डेश इन विच एस डेश इज रोटेटिंग अलोंग एक्स जेड एक्सिस, मतलब इसमें क्या बोला गया आपसे, दो फ्रेम्स हैं, ये जेड एक्सिस है, दूसरी फ्रेम क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। देखो ये ऐसी होंगी क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस ऐसी है क्या। तो दूसरी फ्रेम है जो ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पर जस्ट इस फॉर्म में रोटेट कर रही है, मतलब दूसरी फ्रेम के लिए ये एक्स डेश है, ये वाई डेश है, जेड डेश यही है भी। अब आपसे क्या पूछी गई है, वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी है भाई हमने, आज की क्लास में बात की है। वी डैश वेक्टर किसके इक्वल होगा, v माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। साफ सिंपल सा आंसर था क्या, ये शायद जस्ट अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था, हार्ड थोड़ी था ये क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वी डैश वेक्टर किसके इक्वल आ गया, v माइनस ओमेगा आर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो नेक्स्ट बचा गया अभी क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही भी। अब देखो फर्स्ट यूनिट के हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कोशिश की है लगभग कवर करने की, इनके अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए इनमें, इनके पहली चीज तो खुद से नोट्स बना लीजिए आप, और सारे फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज करते जाइए। क्वेश्चन एज इट इज मिल सकते हैं आपको, लेकिन इनसे कंसेप्ट बाहर नहीं जाएंगे भी। जो कंसेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं वो सारे रिवाइज करते रहो, और उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। आज के लिए इतना ही भी, धन्यवाद।